फिर से देखें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब हुआ कि कंपनी जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रजिस्टर्ड हुई थी उसमें कुछ चेंज आ रहा है, उस टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पार्टनरशिप में हम लोग पढ़े थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता था, अगर पार्टनर्स के बीच कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया या जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे किसी को हम शामिल किए थे उसमें कुछ चेंज हो गया तो हम लोग फिर से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते थे। ठीक उसी तरह से कंपनी में भी यही बात होने वाली है। तो हमको समझना है कि कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा। तो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन के तीन कारण हो सकते हैं जब हमको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पहला है अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाए। ओवर कैपिटलाइज्ड होने का मतलब कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में हम कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए हों। तो हर बिजनेस का एक आइडियल कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि जैसे अब मान लो बहुत छोटे स्तर पर कोई दुकान खोलना है, परचून की दुकान है मोहल्ले वाली, तो 1 लाख रुपया से भी खोली जा सकती है। कुछ और बड़ी शहर में जैसे मेन मार्केट में रहता है तो 50 लाख रुपया भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अब उसमें कोई 20 करोड़ लगाने की बात नहीं है। उतना लगा देने का मतलब क्या है कि आप बहुत सारा सामान खरीद कर अपने दुकान में सजा दिए, लेकिन उन सामानों को बेच नहीं पा रहे हैं। तो सामान तो स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, तो सामान एक्चुअल में वो नहीं है, वह मेरा कैपिटल है जो ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसका कोई टर्नओवर नहीं हो रहा है। तो हर बिजनेस का एक आइडियल रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का। अगर उससे ज़्यादा मात्रा में हम कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लाभ कमाने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि जिस बिजनेस में हम जो भी बिजनेस हम कर रहे थे उसमें 10% प्रॉफिट है, यानी जो भी हम माल बेचेंगे उसका 10% प्रॉफिट होगा, और उसमें आइडियल रिक्वायरमेंट है कैपिटल का 5 लाख। तो 5 लाख रुपया हम लगाएंगे, 10% प्रॉफिट होगा, यानी 50,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन हम उसमें कैपिटल लगा दिए 10 लाख, तो प्रॉफिट तो हो रहा है 5 ही लाख और कैपिटल मेरा लग गया 10 लाख। तो अब क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट जो 10% होता था वो घट के हो जाएगा 5%। अब हम और कैपिटल बढ़ा दिए कि और हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम 20 लाख कर दिए, तो अब कैपिटल मेरे प्रॉफिट का रेट मेरा घट के हो जाएगा 2.5%। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ नहीं होता है, बल्कि हमारा कैपिटल डिफरेंट जगहों पे ब्लॉक हो जाता है। जैसे पूंजी के रूप में हम कुछ ज़मीन खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद दिए, अब उस सब में पैसा ब्लॉक है, वो रोटेशन हो नहीं रहा है, तो पैसा आइडियल पड़ा हुआ है। हम सामान खरीद लिए, बहुत सारा मान लो कि रॉ मटेरियल खरीद लिए, कुछ अनावश्यक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए जिसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वह सब पूंजी को, कैपिटल को ब्लॉक कर देता है, उससे हमको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर हमारी कंपनी में ऐसा कोई सिचुएशन है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है तो हमारी कंपनी बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी, हमको लॉस होने लगेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, एक्सेस लॉस होने लगे, यानी कि आपको अपनी कंपनी को बंद करने की स्थिति आ जाएगी। एक और कंडीशन क्या होता है भाई, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अपनी संपत्तियों का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी यही पड़ता है। बिल्डिंग आपका है 10 लाख का, आप उसको शो कर रहे हैं 50 लाख का। आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है 25 लाख का, उसको आप शो कर दिए 50 लाख का। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अब हमको उस बढ़े हुए वैल्यू पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वह डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमको लॉस हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा हमको डिप्रिसिएशन के रूप में शो करना पड़ेगा। तो यह अगर ओवर वैल्यूएशन है, हमारे फिक्स एसेट्स ज़्यादा वैल्यू पर शो किए जा रहे हैं,
तो इसके चलते भी हमको लॉस होता है। तो चाहे ओवर कैपिटलाइजेशन हो या एक्यूमुलेटेड लॉस, कई सालों से लगातार हमको लॉस होते जा रहा, उसको हम ऐड करते जा रहे हैं और हमारा लॉस बहुत बड़े पैमाने पे हो गया है, या फिर हमारे फिक्स एसेट्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू लगा दिया गया है, तो इन सारे कंडीशन में कंपनी को बहुत बड़े पैमाने पे लॉस होता है और उस लॉस से बचने के लिए कंपनी फिर से अपने को रिकंस्ट्रक्ट करती है। तो यह रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब यह दो तरह का होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी को बंद नहीं किया जाता है, बल्कि मैनेजमेंट बैठकर यह देखता है कि अगर कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया गया है तो कैपिटल को कम कर दिया जाए, अगर ओवर वैल्यूड है फिक्स एसेट्स तो उसको एक्चुअल फेयर वैल्यू पे लाया जाए। तो यह सारा कुछ हम फाइनेंशियल स्कीम तैयार करते हैं और उस स्कीम को अपना जो उनकी मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, उसमें पास किया जाता है, फिर उसको शेयर होल्डर्स से अप्रूव करवाया जाता है और कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ उसकी कॉपी भेजी जाती है। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद हम इन चीज़ों में चेंजेस करते हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है और न कोई दूसरी कंपनी बनती है। यानी कि कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी बीमारी ऐसी है जो दवा से ठीक हो सकती हो, तो वह हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, सिर्फ दवा से कंट्रोल नहीं होने की बात है, तो वहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, लिक्विडेट कर दिया जाएगा। लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। एक नई कंपनी बनाई जाएगी जो पुरानी कंपनी के उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो एक्चुअल में हैं, जिनका एक्चुअल फिगर से लेन देन है, उनको वह टेक ओवर कर लेगी और नए सिरे से कंपनी चलाई जाएगी। यानी कि कंपनी जो मेरी एक्चुअल पुरानी कंपनी थी उसको लिक्विडेट कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे और एक नई कंपनी बनेगी जिसका पर्पस इस पुरानी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेकअप करना होगा, टेक ओवर करना होगा और फिर से नई कंपनी के रूप में काम करना होगा। तो प्रायः जो नई कंपनी बनती है इसके साथ न्यू शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो पहली पुरानी कंपनी का नाम था XYZ कंपनी, तो अब उसका नाम हो जाएगा न्यू XYZ कंपनी। आप बाज़ार में कहीं कहीं दुकान देखते होंगे, पहले फलाना दुकान है उसमें न्यू हो गया, ब्राइट शू तो न्यू ब्राइट शू, ऐसा होता है ना। तो न्यू करने का मतलब कि वह सारा चीज़ स्ट्रक्चर वही है, लेकिन उसका मैनेजमेंट फिर से नए सिरे से हो रहा, तो वह हो गया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब हम लोग को देखना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग स्टेप्स क्या लेंगे। तो इसमें दो काम हम लोग को मुख्य रूप से करना रहता है, अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो कभी कभी कैपिटल को हम अल्टर्ट करते हैं, जैसे 10 रुपये का शेयर है तो उसको 5 रुपये का कर देंगे, या 5 रुपये का शेयर है तो उसको कंसोलिडेट करके 10 रुपये का करेंगे, या 10 रुपये का शेयर है तो उसको 100 रुपये का करेंगे, या शेयर को स्टॉक में बदल देंगे, या फिर स्टॉक को शेयर में बदल देंगे। यानी कि हम कुल मिला के अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल फेज में ले जा सकें। दूसरे कंडीशन में क्या होता है भाई, कैपिटल में रिडक्शन करना। अब जो आपका जैसे बैलेंस शीट रहेगा तो बैलेंस शीट हमको एज इट इज नहीं रखना, उसमें जो बढ़ा हुआ वैल्यू है, जैसे ओवर कैपिटलाइज है तो कैपिटल तो ज़्यादा हो गया, तो केवल कैपिटल को कम कर देंगे तो बैलेंस शीट टैली कैसे करेगा। बैलेंस शीट में कुछ भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे तब ना होगा बराबर। सिर्फ कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में कुछ कमी आप कर लेते हैं, बैलेंस एसेट साइड में कुछ नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं कि कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में किन किन चीज़ों को कम करना है। जैसे शेयर कैपिटल मान ली 50 लाख है, उसको हमको कर देना है 30 लाख, तो 20 लाख जो कमी होगी उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिडक्स करना। इसी तरह से क्रेडिटर कुछ अपना हिस्सा मान लो सेक्रीफाई कर रहा है, बोल दिया कि ठीक है भाई हम भी इतना छोड़ देंगे, तो उसको भी हम रिडक्शन में डाल देंगे। यानी कि जहाँ जहाँ से कमी हो रही है
बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जिन जिन आइटम्स में कमी हो रही हो उन सबको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारे पास एक फंड क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए कि 20 लाख रुपया आ गया। अब इस 20 लाख का यूज हम क्या करेंगे, तो जो मेरा लॉस था उसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो लॉस कहाँ रहा होगा भाई, तो बैलेंस शीट के एसेट भाग में रहा होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ रहा होगा, तो बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में रहा होगा। फिक्टिटियस एसेट्स जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जिसका कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होता है, वह ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा मूल्य पे दिखाया गया तो उसको ख़त्म करेंगे। कुछ एक्चुअल फिक्स एसेट्स भी ओवर वैल्यूड हैं तो उनको कम करेंगे। तो रिडक्शन को डेबिट करेंगे और जिन जिन एसेट्स को और जिन जिन लॉस को ख़त्म करना है उनको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट के दोनों भागों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर नए सिरे से हमारा व्यवस्था चल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को फिर से अरेंज करती हो और नए सिरे से मैनेज करके अपनी व्यवस्था को आगे कंटिन्यू करती हो, उसको हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। और जब सिर्फ कंपनी अपने अंदर यानी कंपनी के जो मैनेजमेंट है अपने कंपनी में ही उसको फॉलो अप करवा रही है, उसको उस सारा चीज़ को चेंज कर रही है, तो होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन ज़्यादा स्थिति खराब होने के बाद कंपनी उसको देख रही है, मैनेजमेंट देखा कि नहीं कुछ भी किया जाए इसको अब सरवाइव करवाना संभव नहीं है, तब होगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी पुरानी कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा और नई कंपनी को फॉर्म किया जाएगा जो पुरानी कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए और क्वेश्चन को समझिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग का है कि बैलेंस शीट XYZ लिमिटेड का दिया हुआ है। बैलेंस शीट को देखने से पता चल रहा है कि कंपनी के पास 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 10 ईच का फुल्ली पेड है, 1 लाख का हो गया। 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच है, भी 1 लाख का हो गया। कंपनी को लॉस हुआ है, यानी PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, लॉस है 45,000 का, और लायबिलिटीज में सिर्फ बिल्स पेबल है। एसेट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि फिक्स एसेट्स जो टेंजेबल है, यानी प्लांट होगा, मशीन होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, जो भी होगा वह सब है 90,000 का, और इनटेंजेबल में है गुडविल 25,000 का, स्टॉक कंपनी के पास है 25,000 का, बिल्स रिसीवेबल है 30,000 का। अब इसमें क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा है और फिक्स इधर गुडविल भी जो है फिक्टिटियस एसेट्स होता है, इसका भी कोई बहुत मायने मतलब नहीं है, तो अब एक स्कीम बनाया गया कि भाई कंपनी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो स्कीम क्या है कि इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर देना है फुल्ली पेड इक्विटी शेयर में, जो कि 50 का होगा। यहाँ हम लोग कितने का देख रहे हैं, 100 का, इसको कन्वर्ट कर देना है 50 का। 10% प्रेफरेंस शेयर जो है 10 का, इसको कन्वर्ट करके कर देना है 6 का। और इस तरह से जो हमारे पास फंड आएगा उस फंड का यूटिलाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और गुडविल को पूरी तरह से राइट ऑफ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और फिर भी अगर कुछ बचेगा तो उस बची हुई रकम से फिक्स एसेट्स को कम करना है। तो पहला काम हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से करते हैं। तो हमको पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये दोनों में कमी करके। तो इसके लिए एक हम लोग जर्नल शुरू करेंगे। चलिए जर्नल करना शुरू करेंगे। तो अभी आपको समझाया गया था कि जिस चीज़ को बदलना है, जिस शेयर कैपिटल को या डिबेंचर को या प्रेफरेंस शेयर को या इक्विटी शेयर को जिसको कन्वर्ट करना है उसको डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट करने का मतलब कि यहाँ जब लायबिलिटी साइड में दिखाया जा रहा है इसका क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर देंगे तो उसका मतलब वो खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो वह एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो अब जैसे देखो हम लोग कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, तो लिख लेंगे हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
in the books of XYZ कंपनी। सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इन दोनों को ख़त्म करेंगे, यानी दोनों को कन्वर्ट करना है। इसको 10 रुपये वाले को 6 में बदल देना है और इस 100 रुपये वाले को 50 में बदल देना है। तो हम लोग डेबिट करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, अकाउंट डेबिट। ईच नहीं भी लिखना है तो चलेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 अकाउंट डेबिट। इन दोनों को कन्वर्ट करना था, इसलिए इसको क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। अब जिसमें कन्वर्ट करना है उसको क्रेडिट कर दो। तो 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹6 अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 अकाउंट। तो यह मेरा था 1 लाख का, यह भी था 1 लाख का। अब इस 10,000 था, 10,000 10 रुपये वाला था। अब 10,000 कितने का हो जाएगा, 6 रुपये का। तो 10,000 6 रुपये का हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 60,000। और ये था 1,100 रुपये का, अब हो गया 1,050 का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50,000। तो यहाँ देखो डेबिट में है 2 लाख, क्रेडिट में हो रहा है 1,10,000। तो बचा मेरे पास कितना, 90,000। यह 90,000 क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन हो गया, यानी कि कैपिटल में इतनी कमी ले आई गई। तो इसको डाल देंगे कहाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हो गया 90,000। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹6 ईच एंड equity share of ₹100 each converted into equity share of ₹50 each and balance transferred to capital reduction account। तो इस तरह से जर्नल कंप्लीट। अब इस 90,000 का यूज हमको करना है किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल विल बी रिटन ऑफ, दोनों को राइट ऑफ कर देना है। तो डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। एसेट साइड में कुछ भी लिखा हुआ उसका कौन बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। तो हम लोग सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ये जो मेरे पास 90,000 आया इसका यूज किया जा रहा है। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो गया 45,000। फिर 2 गुडविल अकाउंट, गुडविल को भी क्रेडिट कर दिए, ये भी खत्म हो गया। गुडविल में कितना है 25,000। तो मेरा कितना खत्म हो गया 70,000। अभी भी मेरे पास बच रहा है कितना 20,000। तो बोला है राइट ऑफ एंड बैलेंस अवेलेबल इज यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन इन फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स था, तो जो भी बैलेंस उसको कहाँ डाल देना है, फिक्स एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स में चला गया 20,000। लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल गुडविल एंड फिक्स एसेट्स, सॉरी पहले लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल रिटर्न ऑफ कंप्लीटली एंड बैलेंस अवेलेबल इज यूटिलाइज्ड फॉर डिडक्शन इन फिक्स एसेट्स। तो यही 2 जर्नल आपको कर देना है और काम खत्म। अब इसी जर्नल के आधार पे आप बनाइएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बाई 10% प्रेफरेंस शेयर और बाय इक्विटी शेयर।
तो प्रेफरेंस शेयर में कितना चला जाएगा, 40,000 और इक्विटी शेयर में हो जाएगा 50,000। और इधर हो गया 2 PL अकाउंट, इसमें हो गया 45,000, 2 गुडविल, इसमें हो गया 25,000 और 2 फिक्स एसेट्स, इसमें हो गया 20,000। और इस तरह से आपका दोनों तरफ हो गया 90,000। ये बन गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो आपका है एज इट इज इसी में देखिए कैसे कर लेना है। ये 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर तो रहेगा ही, अंतर क्या हो जाएगा, ये 10 ईच की जगह क्या हो जाएगा 6 ईच, 6 में बदल दिए हैं तो इसको कर दो 6 ईच। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। 1,000 इक्विटी शेयर रहेगा ही, अंतर क्या हो गया कि 100 की जगह पे हो गया 50 ईच, तो ये हो गया 50,000 का। अब रिजर्व एंड सरप्लसेस में डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट राइट ऑफ हो गया, ये अब नहीं रहेगा तो इसका काम खत्म। बिल्स पेबल में कुछ नहीं किए हैं तो एज इट इज रह जाएगा। तो इसका मतलब कि टोटल कितना हो गया 1,10,000 और 15 1,25,000। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो गुडविल अब खत्म हो गया, राइट ऑफ कर दिया गया, खत्म हो गया, ही नहीं रहेगा। फिक्स एसेट्स में कितनी कमी की गई है 20,000, पहले से कितना था 90, तो अब कितने का हो जाएगा 70। गुडविल खत्म हो गया, स्टॉक और बिल्स पेबल इसमें कुछ नहीं हो गया, तो टोटल इसका करेगी तो कितना आ जाएगा 1,25,000 हो जाएगा। ये हो गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी को हमने क्या कर दिया रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। तो आज इतना ही, थैंक यू।